तो ये एक सर्वे करने के बारे में ना, जी हाँ। ये दस्तावेज बताता है कि सर्वे क्यों जरूरी है। लगता है लोग अपनी रोजमर्रा की मतलब जो बेसिक जरूरियातें हैं हम्म। उनमें इतने उलझ जाते हैं हम्म। कि अपनी पसंद, शौक, हम्म। इन सब पर ध्यान ही नहीं दे पाते। बिल्कुल। और दस्तावेज के हिसाब से समस्या सिर्फ ध्यान न देने की नहीं है। अक्सर लोगों के पास अपने लक्ष्यों के लिए न तो वक्त होता है, न ही वो कोई प्लान बना पाते हैं। और अगर मान लीजिए पहला प्लान फेल हो गया तो फिर दूसरा प्लान बनाने में भी दिक्कत आती है। अच्छा, तो ये सर्वे शायद इसीलिए है कि लोगों को उनकी रुचियों, उनके लक्ष्यों को पहचानने में, फिर उनको शायद प्राथमिकता देने में। हाँ, और फिर योजना बनाने में मदद करने के लिए। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये सर्वे किया कैसे जाता है, क्योंकि इसका तरीका मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, प्रक्रिया वाकई थोड़ी अनोखी है। देखिए, पहले स्टेप में नाम नहीं पूछते। नाम नहीं? नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर लिया जाता है। सिर्फ मोबाइल नंबर? नाम क्यों नहीं शुरू में? इसका इसका क्या कारण बताया है? दस्तावेज में लिखा है कि नाम अगर बाद में पूछें तो दो बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि व्यक्ति किस वर्ग या समुदाय से है, और दूसरा उसके बोलने का जो लहजा है, जो टोन है, उससे उसके इलाके का मतलब प्रदेश का अंदाजा लग जाता है। ओह, अच्छा, तो मतलब नाम जानने से पहले ही ये सब अंदाजे, फिर उसके बाद नाम पूछते होंगे? हाँ, बिल्कुल। और दस्तावेज ये भी कहता है कि जब नाम पूछा जाता है तो हो सकता है व्यक्ति थोड़ा चौंके। हाँ, हो सकता है। तब उसे बताया जाता है कि ये सर्वे असल में ये समझने के लिए है कि लोग अपने शौक या लक्ष्य क्यों नहीं पूरे कर पाते, और इस बातचीत से व्यक्ति के अनुभव का लेवल क्या है, वो स्टूडेंट है या काम करता है, इसका भी एक अंदाजा लगाने की बात कही गई है। समझ गया। तो नाम और लहजे से अनुमान, फिर उम्र और पेशे की बात आती होगी, इसका क्या महत्व है? सही कहा। उम्र से ये पता चलता है कि व्यक्ति एडल्ट है या नहीं, और अगर है तो क्या करता है। दस्तावेज के मुताबिक इससे उसकी मतलब सोचने समझने की शक्ति, उसकी मानसिकता, अच्छा, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहीं पर एक और काफी दिलचस्प चीज है। क्या? दस्तावेज जो है वो पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन के आधार पर सोशल क्लास का अनुमान लगाता है। सच में? हाँ, दस्तावेज के अनुसार जैसे जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम किया है, हाँ, उन्हें वो निम्न वर्ग यानी लोअर क्लास का मानते हैं, जबकि बीटेक, बीएससी, एमएससी या कोई और डिग्री या डिप्लोमा वाले उन्हें मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास का समझा जाता है। तो मतलब सीधा सीधा एजुकेशन के टाइप को सोशल क्लास से जोड़ दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है। तो हमने देखा है कि ये सर्वे फॉर्म बनाया तो गया है लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के इरादे से, लेकिन इसका तरीका वो थोड़ा अलग है। जैसे शुरुआती जानकारी से ही, मतलब नाम कब पूछना है या पढ़ाई क्या है, इसी से व्यक्ति के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। उसी के कुछ हिस्से हैं। हाँ। और इसमें जो सवाल दिए हैं, जैसे काम, आमदनी और योग्यता, इनके जरिए किसी की सोच, उसकी जिंदगी की दिशा और आगे बढ़ने की क्षमता को कैसे आंक सकते हैं। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और ये वाकई दिलचस्प है कि ये सवाल सिर्फ मतलब जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। जैसा स्रोत में बताया गया है, इनके जवाब तो किसी व्यक्ति के सोचने के ढंग और शायद भविष्य की संभावनाओं की तरफ भी इशारा करते हैं। अच्छा, तो पहली चीज है काम। स्रोत कहता है कि किसी के काम के बारे में पूछना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी दिशा पता चलती है। क्या मतलब है इसका? क्या वो अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, काम से उनके सोचने के स्तर का भी अंदाजा लगता है। स्रोत के मुताबिक जैसे दस्तावेज में कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। हाँ। जैसे अगर कोई कुछ नहीं करता तो उसे कामचोर माना गया है। अच्छा। अगर कोई मजदूरी करता है तो शायद उसे कम बुद्धि वाला समझा गया है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये तो काफी सीधा वर्गीकरण है। और नौकरी या फिर अपना काम करने वालों के बारे में? हाँ, तो स्रोत कहता है कि जो नौकरी कर रहा है वो बुद्धिमान तो है, पर उसे शायद गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन की जरूरत है। वहीं अगर कोई छोटा मोटा अपना काम या व्यवसाय कर रहा है तो उसे बुद्धिमान और विद्वान दोनों माना गया है, भले उसे तजुर्बा कम हो। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये कि काम के प्रकार को सीधे सीधे इंटेलिजेंस और वो व्यक्ति कितना खुद मुख्तार है उससे जोड़ा जा रहा है। ये नजरिया वाकई सोचने वाला है। ठीक है, तो काम से दिशा और सोच का पता चला। अब अगला कदम है आमदनी, इनकम।
स्रोत कहता है इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से मतलब कहाँ खड़ा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है। हाँ बिल्कुल, आमदनी को ना सीधे तौर पर प्रगति का एक पैमाना माना गया है। अच्छा। स्रोत में अलग अलग स्तर बताए हैं, जैसे मजदूर, चपरासी या नौकर से लेकर फिर मालिक, लखपति, करोड़पति और यहाँ तक कि पूंजीपति या संपत्तिपति तक का जिक्र है। बाप रे। तो ये दिखाता है कि आर्थिक रूप से समाज में उनकी क्या जगह है, क्या हैसियत है। तो मतलब आमदनी एक तरह का स्कोर कार्ड जैसा हो गया, जिससे पता चले कि कोई आर्थिक सीढ़ी पर कहाँ तक पहुंचा है। हाँ, हम कह सकते हैं। स्रोत का नजरिया तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा कितना है, बल्कि ये भी कि उस आमदनी से समाज में उसका रुतबा क्या बनता है। ये सीधे सीधे तरक्की से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गया। तो काम से दिशा और सोच, आमदनी से प्रगति का स्तर। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सवाल पर, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन। इसका क्या महत्व बताया गया है? देखिए, योग्यता स्रोत के मुताबिक ये समझने में मदद करती है कि किसी की जो आमदनी है उसके पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ज्यादा योग्यता मतलब ज्यादा आमदनी की संभावना। हाँ, ये तो है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी तो अच्छा कमा लेते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि योग्यता जो है वो एक तरह से भविष्य की आमदनी का आश्वासन है, गारंटी जैसी। अच्छा, कैसे? मतलब भले ही आज आमदनी कम हो, पर अगर योग्यता है तो कल बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद रहती है। और अगर योग्यता नहीं है तो स्रोत का मानना है कि बिना किसी सहारे या मार्गदर्शन के व्यक्ति जहां है उससे ऊपर उठना मुश्किल है। ओह, बल्कि शायद नीचे जाने का खतरा ज्यादा रहता है। अच्छा, तो ये तीनों सवाल, काम, आमदनी और योग्यता, ये मिलकर एक तरह की पूरी तस्वीर बनाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। काम से दिशा और सोच का पता चला, आमदनी से मौजूदा प्रगति का अंदाजा हुआ और योग्यता से उस प्रगति की वजह और भविष्य की संभावनाओं का। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण जैसा बनाते हैं जिससे किसी व्यक्ति का आकलन करने की कोशिश की गई है इस स्रोत के अनुसार। ये समझना तो वाकई काफी रोचक रहा। किसी को अगर बेहतर समझना हो तो क्या पूछना चाहिए उनसे? आज हमारे पास ना कुछ नोट्स हैं जो कुछ बहुत ही बुनियादी पर गहरे सवाल सुझाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं पर बात करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल किसी के बारे में क्या बता सकते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल असल में बहुत काम के हो सकते हैं। ये नोट्स कहते हैं कि किसी की रुचि, उनके लक्ष्य, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और हाँ, वो अपना समय कैसे देखते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं रुचि या शौक से या फिर लक्ष्य पूछने से। स्रोत ऐसा क्यों कह रहा है, ये क्यों इतना अहम है? देखिए, किसी की रुचि या शौक के बारे में पूछना हाँ। वो सिर्फ ये जानना नहीं है कि खाली टाइम में क्या करते हैं। ये असल में इस बात का संकेत देता है कि क्या उस इंसान में अब भी कुछ करने की, कुछ पाने की वो एक ललक बाकी है। अच्छा। या वो बस जैसे जिंदगी बस गुजर रही है। और लक्ष्य पूछना वो तो और भी गहरा जाता है। इससे ये दिखता है कि क्या उन्होंने अपने लिए कोई दिशा तय की है, भले ही वो उस पे चल पा रहे हो या नहीं। हाँ, भले अभी चल ना पा रहे हो, पर क्या कोई दिशा है। ये उनकी अंदर की जो इच्छा शक्ति है ना, उसको दिखाता है। तो मतलब ये हुआ कि ये सवाल किसी के अंदर की एनर्जी और डायरेक्शन दोनों को समझने का तरीका है, ये जानने का कि वो जाना कहाँ चाहते हैं, भले ही अभी पहुंचे ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी सिलसिले में अगला पॉइंट है प्राथमिकताएं पूछने का। ये क्यों जरूरी बताया गया है? देखिए, प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज जिसे कहते हैं, वो जानने से ये पता चलता है कि व्यक्ति अपनी इतनी सारी इच्छाओं या लक्ष्यों में से सबसे ज्यादा अहम किसे मानता है। इच्छाएं होना एक बात है, पर उन्हें प्राथमिकता देना, उनको तरजीह देना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये तो है। इसी से पता चलता है कि कौन सी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब जैसी है और किसे वो सच में हकीकत बनाना चाहते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, स्रोत भी यही इशारा करता है कि प्राथमिकता तय करना ही किसी लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाने जैसा है। इसके बिना तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये किसी की वो गंभीरता भी दिखाता है। तो प्राथमिकताएं एक तरह से इच्छाओं और असल इरादों के बीच का पुल हो गईं। इससे समझ आता है कि कौन सी चीज के लिए वो सच में मेहनत करने को तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर आता है समय का सवाल। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। स्रोत समय के बारे में पूछने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? समय का सवाल वो असलियत का आईना दिखाता है, आप कह सकते हैं। पहली बात तो ये, इससे पता चलता है कि व्यक्ति के पास सच में वक्त है कितना। मतलब उनकी व्यस्तताएं क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं। हाँ, ये तो है।
दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात, ये सामने आता है कि वे अपनी उन प्राथमिकताओं या लक्ष्यों के लिए जो उन्होंने बताई हैं, उस उपलब्ध समय में से कितना वक्त निकालने को तैयार हैं या निकाल पा रहे हैं। ये तो बहुत पते की बात है। हाँ, अगर कोई कहता है कि फलाना चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है पर उसके लिए वो बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। समय देना ही इरादे की असली परीक्षा है एक तरह से। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहूं, ये सवाल सिर्फ जानकारी जमा करने के लिए नहीं है। ये किसी इंसान की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो असली वैल्यूज हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच का रिश्ता समझने में मदद करते हैं। मतलब उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनमें सबसे ज़रूरी क्या है और उसे पाने के लिए वो कितने संजीदा हैं, खासकर जब बात समय लगाने की आती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये सवाल यही सब परतें खोलते हैं। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात और भी है। बताइए। हम अक्सर ये सवाल दूसरों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, करते तो हैं। पर क्या कभी हमने ठीक यही सवाल खुद से पूछे हैं? अपनी रुचियां क्या हैं? मेरे अपने लक्ष्य क्या हैं? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? और सबसे जरूरी, मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूं? इन सब का जायजा लेना शायद खुद को बेहतर बनाने की दिशा में, मतलब पर्सनल ग्रोथ में पहला कदम हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। दूसरों से पहले खुद से ये सवाल पूछना, शायद यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। जी, शायद। ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जो योजना बनाते हैं, उस पर एक खास रोशनी डालते हैं। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें जो छुपे हुए जरूरी सबक हैं, उनको समझें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये दस्तावेज क्या कह रहे हैं। पहला सवाल जो ये उठाते हैं, वो सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है। क्या कभी कोई योजना बनाई भी गई थी? पर यह जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सवाल सिर्फ हाँ या ना का नहीं है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि योजना एक तरह से एक नक्शे की तरह है। अच्छा, एक गाइड की तरह। हाँ, बिल्कुल, जिसके बिना आप शायद अंदाजे से भटकते रहेंगे मंजिल तक पहुंचने के लिए। जैसा इसमें लिखा भी है, जंगल झाड़ी कूदाएंगे या ऊबड़ खाबड़ चलेंगे। पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या उस योजना का मतलब सच में इस्तेमाल हुआ या वो बस बनी और कोने में पड़ी रह गई। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इरादा कर लेना या कागज पर कुछ लिख लेना काफी नहीं है। असली बात यह है कि उस पर अमल हुआ या नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर बात और गहरी होती है। ये सामग्री पूछती है, अगर योजना इस्तेमाल हुई तो भाई नतीजा क्या रहा? क्या वो कामयाब हुई? और अगर नहीं हुई तो? हाँ, अगर नहीं हुई तो अगला कदम क्या था? क्या उसी पहली योजना में कुछ सुधार किया गया, उसे बेहतर बनाने की कोशिश हुई, या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया? ये दिखाता है कि सीखने की और हालात के हिसाब से बदलने की क्षमता कितनी है। ये दिलचस्प है। मतलब दस्तावेज सिर्फ कामयाबी नहीं देख रहा, बल्कि नाकामी से कैसे निपटा गया इस पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। सही बात। पर एक सवाल और उठता है, क्या एक योजना, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा काफी होती है? और देखिए, यहीं पर यह दस्तावेज एक और बहुत अहम मुद्दा उठाता है। क्या? वो पूछता है, मान लीजिए आपकी पहली योजना वैसी नहीं चली जैसा सोचा था, तो क्या आपके पास कोई और रास्ता तैयार है? कोई दूसरी योजना है? जिसे हम आमतौर पे प्लान बी कहते हैं, है ना? हाँ, प्लान बी कह लीजिए, या जैसा दस्तावेज इशारा करता है, शायद प्लान सी या डी भी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक से ज्यादा विकल्प। हाँ, और ये सिर्फ विकल्प रखने की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लक्ष्य कितना जरूरी है, और ये भी कि क्या इस बात की समझ है कि रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई। हाँ, कोई अकस्मात समस्या, जैसा कि वो कहते हैं। ये दिखाता है कि क्या अप्रत्याशित चीजों के लिए कोई तैयारी है भी या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि जिसके पास जितने ज्यादा प्लान होंगे, वो उतनी जल्दी या आसानी से मंजिल पर पहुंचेगा? देखिए, दस्तावेज का जो निचोड़ है वो तो कुछ ऐसा ही लगता है। एक से ज्यादा योजनाएं होने का सीधा मतलब है कि आप रुकावटों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार हैं। ये सिर्फ तैयारी ही नहीं, बल्कि एक तरह का लचीलापन भी दिखाता है। लचीलापन मतलब स्थिति के हिसाब से ढलने और रास्ता बदलने की काबिलियत। इससे लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना वो तो यकीनन बढ़ जाती है। तो सार ये निकलता है कि भाई सिर्फ शुरू में एक योजना बना लेना ही काफी नहीं है। उसे लागू करना, फिर देखना कि वो चली या नहीं,
ईमानदारी से परखना, बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना, और शायद सबसे जरूरी हमेशा कुछ और विकल्प तैयार रखना। ये सब मिलकर ही लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता पक्का करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। 5 मुख्य बाधाओं की बात करती है और उनसे निपटने के कुछ तरीके भी। हाँ, और ये दिलचस्प है कि स्रोत इन्हें बहुत बहुत प्रैक्टिकल श्रेणियों में बांटता है। मतलब ऐसी चीजें जो लोग सच में महसूस करते हैं अपने काम में, अपनी जिंदगी में। बिल्कुल, कोई हवाई बातें नहीं, जमीनी हकीकतें। हाँ, तो पहली बाधा जो बताई गई है वो है कार्य से कम कार्यकर्ता। मतलब काम ज्यादा करने वाले लोग कम। स्रोत कहता है कि ऐसे में कोई सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक संगठन बनाओ, या फिर जरूरत के हिसाब से टीम बना लो। ये थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सा लगता है। हाँ है तो, पर ये असल में मतलब ये रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा है। संगठन बनाने की क्षमता, उसकी जरूरत पर जोर दे रहा है। अच्छा। स्रोत का इशारा यही है कि अकेले सब कुछ नहीं होता। सही लोग, सही स्किल वाले, उनको साथ लाना जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक फ्लेक्सिबल टीम। मतलब टीम बनाना जरूरी है। हाँ, बड़े लक्ष्य पाने हैं तो। ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं, यह है कलेक्टिव पावर बनाने की बात। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, अब दूसरी बाधा, क्षमता से कम ताकत का होना। यहाँ ताकत मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं होगी शायद? नहीं, सही पकड़ा। स्रोत कहता है कि लीवर का इस्तेमाल सीखो। ये लीवर क्या है यहाँ, कोई औजार? औजार से कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे एक प्रिंसिपल की तरह बता रहा है, एक रणनीतिक सिद्धांत। मतलब ऐसे तरीके ढूंढो जिनसे आप अपने कम एफर्ट से या कम रिसोर्स से ज्यादा रिजल्ट पा सको, मल्टीप्लाई हो जाए आपका एफर्ट। अच्छा। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, या हाँ, पार्टनरशिप कर ली, या कोई भी ऐसा स्मार्ट तरीका जिससे आपकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसका असर बढ़ जाए। बेसिक आइडिया है कम दम में ज्यादा काम। तो मतलब स्मार्ट वर्क करना, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके ढूंढना। लेकिन मान लो क्षमता तो है पर पैसा कम पड़ जाए, आर्थिक दिक्कतें। यहीं पर आती है तीसरी बाधा, खर्चे का आमदनी से ज्यादा होना। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। इसका क्या समाधान बताया है स्रोत ने? इसके लिए स्रोत बहुत प्रैक्टिकल सलाह दे रहा है। कह रहा है कि भाई बिजनेस या ट्रेड की समझ बढ़ाओ, मोल भास करना सीखो। नेगोशिएशन स्किल्स। हाँ, नेगोशिएशन, खरीद फरोख्त में माहिर बनो, सौदेबाजी में अच्छे बनो। ये सिर्फ पैसा बचाने या कमाने की बात नहीं है। तो फिर ये है वैल्यू समझने की बात, और उस वैल्यू के लिए सही तरह से बात करने का हुनर। ये पर्सनल फाइनेंस से लेकर बड़ी बिजनेस डील्स तक हर जगह काम आता है। फाइनेंशियल समझ और बातचीत का हुनर, ये तो जरूरी है वाकई। अच्छा, चौथी बाधा, समस्या के अनुपात में ज्ञान की कमी। मतलब चैलेंज बड़ा है पर उससे निपटने की जानकारी या स्किल कम है। हाँ, तब स्रोत क्या कहता है? स्रोत यहाँ सीखने पर जोर देता है, लर्निंग प्रोसेस पर। अच्छा। कहता है स्कूल जाओ, मतलब फॉर्मल एजुकेशन लो, या फिर कोई खास ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग, और सबसे जरूरी प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है जानकारी जमा करना एक बात है, पर असली चीज है उसे लागू करना रियल वर्ल्ड में। और फिर उन एक्सपेरिमेंट से सीखना, चाहे वो सफल हो या फेल, वही असली ज्ञान है जो काम आता है। करके सीखना, प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जैक्टली। और पांचवी बाधा, ये तो शायद हम सब ने महसूस की होगी कभी ना कभी, समय की कमी। स्रोत कहता है 24 घंटे से कम समय होना। हाँ, ये तो है। इसका क्या तोड़ है? टाइम तो बढ़ नहीं सकता? नहीं, टाइम तो उतना ही है। इसीलिए स्रोत कहता है अगर आपको अपना असर बढ़ाना है, काम का दायरा बढ़ाना है, तो काम दूसरों को सौंपना सीखना होगा। डेलीगेशन। हाँ, इफेक्टिव डेलीगेशन। और ये सिर्फ काम बांटना नहीं है, इसके लिए आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी होगी, ताकि लोग आपका काम ठीक से करें और आप उन्हें प्रेरित कर सकें, गाइड कर सकें। स्रोत का इशारा है कि ये दूसरों की क्षमता बढ़ाने का भी तरीका है, सिर्फ अपना बोझ हल्का करने का नहीं। अच्छा, तो ये 5 अलग अलग बाधाएं होगी, मैन पावर, कैपेसिटी या ताकत, पैसा, नॉलेज और टाइम। पर असल जिंदगी में तो कई बार ये सब एक साथ आ जाता है, कई मुश्किलें एक साथ, तब क्या? हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। वो इन मिलीजुली मुश्किलों को रूपक के तौर पर जिन कहता है, समस्या रूपी जिन। जिन। हाँ, तो कहता है कि जब ऐसी कई बाधाएं एक साथ हों तो दिल और दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। ये सीखना पड़ता है कि इस जिन को कैसे संभालें, कब उसे काबू में रखें, जैसे स्रोत कहता है बोतल में बंद किया जाए। अच्छा,
कंट्रोल में रखना। हाँ, और कब और कैसे उसका सामना करने के लिए उसे बाहर निकाला जाए, ये असल में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात है, और साथ ही मेंटल और इमोशनल मजबूती डेवलप करने की। तो मतलब सिर्फ बाहरी तरीके काफी नहीं है, अंदरूनी तैयारी भी चाहिए। बिल्कुल, मानसिक दृढ़ता। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन स्रोतों ने हमें 5 मुख्य बाधाओं की पहचान दी: लोग, ताकत, पैसा, ज्ञान और समय, और उनसे निपटने के लिए कुछ खास रणनीतियां भी बताईं। हाँ, एक फ्रेमवर्क दिया है, और ये आइडिया कि मल्टीपल बाधाओं से निपटने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेंटल ट्रेनिंग जरूरी है। ये दस्तावेज ना सीधे कुछ बहुत बुनियादी लेकिन गहरे सवालों से शुरू होता है, जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी से आखिर चाहता क्या है, और स्रोत बिल्कुल सीधे 2 विकल्प सामने रखता है। पहला, मृत्यु चाहिए या अमरता, और दूसरा, आप जंजाल चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं। ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये सीधे दिल पे लगने वाले सवाल हैं, बड़े सवाल। तो चलिए इन्हीं विचारों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत इनमें कैसे उतरता है, क्या नजरिया देता है। स्रोत शुरू में ही कहता है कि देखो, इस कंपनी विज्ञा पौरुष मोशन पिक्चर्स से शायद आपको लिटरल अमरता न मिले, मतलब मौत से बचाव शायद न हो, लेकिन वो दावा करते हैं कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक नजरिया मिल सकता है जिससे आप मृत्यु और अमरता को अलग ढंग से देखेंगे। हाँ, ये पॉइंट अहम है। और एक दिलचस्प बात कि इंसान एक ही जीवन में कई बार मरता है और जीता है। ये सुनने में अजीब लगता है थोड़ा। बिल्कुल, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जोर परिणाम पर नहीं है। ऐसा नहीं कि अमर बना देंगे, जोर है नजरिया बदलने पर। वो पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं चुनौती दे रहे हैं। मतलब सवाल ये नहीं कि आप अमर होंगे या नहीं, बल्कि ये कि आप अमरता को समझते कैसे हैं। क्या वो सिर्फ शरीर का बने रहना है, हाँ। या कुछ और? तो ये एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इन शब्दों के मायने क्या हैं हमारे लिए। तो क्या ये जो बार बार मरना जीना है, ये कोई मानसिक या भावनात्मक स्थिति है, जैसे असफलता को मरना और फिर उठ खड़े होने को जीना? स्रोत बहुत खोलकर तो नहीं बताता, पर इशारा उसी तरफ लगता है। शायद जीवन के उतार चढ़ाव, बड़े बदलाव, शायद उन्हें ही वो मरने और जीने के रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुख्य बात वही है, दृष्टिकोण में बदलाव। समझ गए। अच्छा, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। जंजाल या मोक्ष, मतलब संसारिक उलझने या मुक्ति। यहाँ भी स्रोत का तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि कंपनी के साथ काम करने से शायद ये पता चले कि आप असल में जंजाल चाहते भी हैं या नहीं। हाँ, और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है, लगभग एक कहावत जैसी। मैं पढ़ती हूँ, जो जंजाल नहीं चाहता वो हमेशा कंगाल रहता है, और जो जंजाल संभालता है वो मालो माल रहता है। हाँ, ये लाइन तो ध्यान खींचती है वाकई। स्रोत इसके पीछे का तर्क विस्तार से नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारियों को, चुनौतियों को, सांसारिक उलझनों को अपनाने को भौतिक सफलता से जोड़ रहा है। अच्छा। मतलब जो इन जंजालों से भागता है वो शायद अवसरों से भी चूक जाता है। हाँ। और जो इन्हें संभालता है उसे इनाम मिलता है। ये पारंपरिक वैराग्य वाली सोच से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। तो फिर मोक्ष के बारे में क्या उसकी परिभाषा भी ऐसी ही कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल, मोक्ष की परिभाषा भी यहाँ बहुत आप कह सकते हैं अनूठी और व्यवहारिक है। स्रोत फिर वही बात दोहराता है कि कंपनी शायद आपको पारंपरिक वाला आध्यात्मिक मोक्ष न दिला पाए, लेकिन मोक्ष को देखने का, समझने का और शायद अनुभव करने का एक नया तरीका, एक नजरिया दे सकती है। नया नजरिया कैसे? स्रोत के अनुसार मोक्ष कोई बहुत दूर की चीज नहीं है या मरने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि ये इसी जीवन में कई बार मिलता है। जब कोई इच्छा पूरी होती है, कोई लक्ष्य मिलता है, हाँ। तो उससे जो एक गहरा सुकून मिलता है, एक शांति का एहसास होता है। स्रोत कहता है वही इस जीवन का मोक्ष है। क्या मतलब इच्छा पूरी होने पे जो सुकून मिला वो मोक्ष है? ये तो पूरी अवधारणा ही बदल दी। हाँ बिल्कुल, परम मुक्ति वाली बात नहीं। ये तो बहुत ही जमीनी, बहुत ही प्रैक्टिकल व्याख्या है। सही कहा। ये मोक्ष को एक तरह से अलौकिक लक्ष्य के बजाय एक मनोवैज्ञानिक, एक भावनात्मक स्थिति बना रहा है जो कर्म और इच्छा पूर्ति से जुड़ी है। अच्छा। और इसीलिए स्रोत आगे कहता है कि कंपनी व्यक्ति की इच्छा, पसंद, शौक या लक्ष्य जानना चाहती है, ताकि वो मदद कर सकें। हाँ,
क्योंकि अगर उन्हें ये पता होगा तो वो शायद कोई योजना बनाकर उन इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को वो सुकून या स्रोत की भाषा में कहें तो मोक्ष मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी खुद को एक साधन, एक टूल के तरह पेश कर रही है, लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी करवा के जीवन में बार बार मोक्ष यानी सुकून दिलाने के लिए। बिल्कुल सही। निहितार्थ यही लगता है कि कंपनी इस जीवन के मोक्ष, जिसे वो सुकून कह रहे हैं, उसे पाने में एक सहायक, एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकती है। और ये सब होता है व्यक्तिगत लक्ष्यों को समझकर और उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया के जरिए। कम से कम स्रोत का मानना तो यही है। ये जीवन जीने का एक अलग ही काफी व्यवहारिक दर्शन है देखा जाए तो। हाँ, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये स्रोत जीवन के जो बड़े बड़े फिलॉसफिकल सवाल हैं, मृत्यु, अमरता, जंजाल, मोक्ष, उन्हें अंतिम नतीजों की बजाय नजरिए के तौर पर पेश कर रहा है कि ये दृष्टिकोण है जिन्हें हम अपना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और कंपनी कहती है कि वो इसमें मदद कर सकती है। सही। और खास तौर पे जो मोक्ष की ये नई परिभाषा है, इच्छा पूर्ति से मिलने वाला सुकून, ये पारंपरिक सोच से हटकर बहुत ही अनूठी और विचार करने लायक व्याख्या है। ये अध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए श्रोताओं को इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं कि किसी के अपने जीवन में सुकून या मुक्ति की असली परिभाषा क्या हो सकती है, और क्या इसे पाने में बाहरी चीजें जैसे कोई संगठन या कंपनी वाकई कोई मायने रखती है या रखनी चाहिए।